नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है महेश सचदेव के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? यूएसए के एक ड्रोन ने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के काफिले पर 4 मिसाइल्स दागी और इन स्ट्राइक्स में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी समेत ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के दूसरे ऑफिसर्स की डेथ हो गई। हम पहले ये जानते हैं मेजर जनरल कासिम सुलेमानी कौन थे जिनको निशाना बनाया यूएस के ड्रोन ने। देखो, ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है जिसको यूएसए ने पिछले साल अप्रैल 2019 में फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया था, इस इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के क्वाड फोर्स के इंचार्ज थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। फिर से बोलता हूं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की जो क्वाड फोर्स थी उसके इंचार्ज थे जनरल सुलेमानी। अब क्वेश्चन ये उठता है, काम क्या था क्वाड फोर्स का जिसके इंचार्ज थे सुलेमानी? काम ये था दूसरे देशों में ईरान के लिए ऑपरेशंस कैरी आउट करना। जैसे देखो, CIA दूसरे देशों में यूएसए के लिए ऑपरेशंस कैरी आउट करती है, उसी प्रकार से क्वाड फोर्स जो है वो भी ईरान के लिए दूसरे देशों में मिशंस कैरी आउट करती थी। और वो मिशंस दोनों तरह के होते थे, कोवर्ट भी और ओवर्ट भी, मतलब चोरी छुपे वाले भी और वैसे ऑपरेशंस भी जो सबकी नज़रों के सामने थे। देखो, पिछले काफ़ी सालों में ईरान ने वेस्ट एशिया में अपने प्रोक्सीज का, एलाइज का एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है और इस नेटवर्क के क्रिएशन में जनरल सुलेमानी का अहम योगदान था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यमन में हौथीज जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं उनको समर्थन दिया जा रहा है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो अब देखो, आवश्यकता पड़ने पर वो भी ईरान का साथ देंगे। आप दूसरे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, हिजबुल्लाह को समर्थन दिया जा रहा है ईरान के द्वारा लेबनान में, हमास को समर्थन दिया जा रहा है ईरान के द्वारा गाजा पट्टी में और पैलेस्टीन एरियाज में। इसी प्रकार से वेस्ट एशिया में अलग अलग जगहों पर ईरान के द्वारा वेरियस एक्टर्स को समर्थन दिया जा रहा है। और देखो, ये समर्थन काफ़ी फॉर्म में होता है। जैसे ईरान के द्वारा अपने इन एलाइज को हथियार दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इन सब एक्टर्स को, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौथीज, इनको ईरान का एलाई कह सकते हो, ईरान का प्रोक्सी कह सकते हो। जैसे देखो, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी भेजता है और उन आतंकवादियों को एज ए प्रोक्सी इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए, इंडिया पर अटैक करने के लिए। उसी प्रकार से ईरान इन सब का इस्तेमाल करता है, हमास, हिजबुल्लाह और हौथीज, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। बदले में ईरान के द्वारा इनको अलग अलग तरह का समर्थन दिया जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया। इसका एक फ़ायदा ईरान को देखो ये हुआ है, इन प्रोक्सीज की सहायता से ईरान का इन्फ्लुएंस पिछले कुछ सालों में वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखो, यमन में हौथीज के पास कुछ एरिया है और हौथीज ईरान के कहने पर काम करते हैं। मतलब यमन में क्या कुछ होगा, कुछ हद तक ईरान जो है इनडायरेक्टली आउटकम को शेप कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, हिजबुल्लाह जो एक्टिव है लेबनान में, वो ईरान के कहने पर काम करता है। तो हिजबुल्लाह में कोई बड़ी इवेंट होगी, उसको इनडायरेक्टली शेप किया जा सकता है ईरान के द्वारा। तो इस प्रकार से ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में बढ़ा है इन प्रोक्सीज के कारण। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जिनको यूएसए के ड्रोन ने मारा है, उनको एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि वेस्ट एशिया में ईरान का इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने में जनरल सुलेमानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हिजबुल्लाह को किस प्रकार से समर्थन दिया जाए या फिर अलग अलग एक्टर्स के साथ नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, उनकी मदद करना, सीरिया में ऑपरेशंस कैरी आउट करके असद रजीम की हेल्प करना, ये सारी जो चीज़ें थीं, उनके चीफ आर्किटेक्ट थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। वेस्ट एशिया के दूसरे देशों में ईरान का जो इन्फ्लुएंस बना, इसे कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोला जाता है, या फिर ईरान इसे आर्क ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलता है। ईरान इनडायरेक्टली धमकी देता था यूएसए और उसके अलाई कंट्रीज को कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो वेस्ट एशिया के काफ़ी सारे देशों
से आपके ऊपर अटैक होगा, आपके इंटरेस्ट पर अटैक होगा और पूरे वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी आएगी। तो कुछ एक्सपर्ट्स ईरान के वेस्ट एशिया के दूसरे देशों में इन्फ्लुएंस को बोलते थे आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस, जबकि ईरान इसे बोलता था आर्क ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस यहां से आएगा अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, यूएसए ने इन किलिंग्स को जस्टिफाई कैसे किया। देखो, यूएसए ने स्टेटमेंट जारी की, जनरल सुलेमानी और क्वेड फोर्स जिसके वो इंचार्ज थे, ये क्वेड फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी सैकड़ों अमेरिकन और कोलिशन सर्विस के पर्सनल की डेथ के लिए, और काफ़ी सारे अमेरिकन और कोलिशन सर्विस के जो मेंबर्स हैं वो घायल हो गए जनरल सुलेमानी और उनकी क्वेड फोर्स की वजह से। यूएसए ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा, इराक में कोलिशन सर्विस के जो बेसिस हैं उन पर अटैक करवाया गया इराक की इस क्वेड फोर्स के द्वारा। 27 दिसंबर को इराक में यूएसए की एम्बेसी पर जो अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिकन और इराकी पर्सनल मारे गए थे, उस अटैक के लिए भी यही क्वेड फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी। वैसे 12 साल पहले क्वेड फोर्स और जनरल कासिम सुलेमानी को यूएसए ने आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया था, लेकिन इतने सालों तक यूएसए ने एक्ट नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है, देखो, इस अटैक के बाद यूएसए चाहता तो वैसे बोल सकता था कि नहीं, हमने ये अटैक नहीं करवाया है, बल्कि इसके ठीक विपरीत यूएसए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ये स्ट्राइक्स करवाई हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, जैसा इंडिया में होता है वैसा यूएसए में भी होता है। वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते थे ताकि इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा इस पूरी घटना के बाद। देखो, जाहिर तौर पर ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा यूएसए ने इराक में जो कुछ किया ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, ये स्टेट टेररिज्म का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने ये भी कहा हम बदला लेंगे और जनरल सुलेमानी समेत दूसरे जो ऑफिसर्स शहीद हुए हैं उनका सेक्रीफाइस व्यर्थ नहीं जाएगा। वैसे देखो, यूएसए और यूएसए के जो अलाइ कंट्रीज़ हैं, इजराइल, सऊदी अरेबिया, वो तैयार हैं, उन्हें भी पता है ईरान जो है वो रिटालिएट करेगा। यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा है किसी प्रकार का टेररिस्ट हमला या फिर साइबर अटैक अब ईरान के द्वारा कैरी आउट किया जा सकता है। इजराइल जो है वो भी तैयार है ईरान के द्वारा या फिर ईरान के प्रोक्सीज के द्वारा किए जाने वाले स्ट्राइक के लिए। वैसे देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, जनरल सुलेमानी ने काफ़ी सारे प्रोक्सीज डेवलप किए ईरान के लिए अलग अलग देशों में, लेबनान में, सीरिया में, यमन में। अब वो जो प्रोक्सीज हैं, अब उनको भी लगता होगा कि जनरल सुलेमानी जो थे वो हमारे साथी थे और उनकी मौत का हमें बदला लेना चाहिए। तो प्रोक्सीज भी अपने अपने ढंग से जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर का ये बोलना है, देखो, वेस्ट एशिया के अलग अलग देश जहां पर इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए यूएसए और उनके अलाइ कंट्रीज एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान के बीच कंपटीशन होता है, उन देशों में भी इन किलिंग्स का रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब ईरान जो है वो वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में जहां भी उसको मौका मिलेगा वहां पर यूएसए और उसके अलाइ कंट्रीज के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैसे देखो, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, यहाँ पर ईरान ने ब्रिटेन, जापान, यूएसए के जो अलाइ कंट्रीज़ हैं उनके ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था। एक बार फिर से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। कहने का मतलब देखो ये है, ईरान जो है वो हर एक प्रकार से वेस्ट एशिया में यूएसए और उसके अलाइ कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस वजह से जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में। एक और बात जो आर्टिकल में कही जाती है वो ये है, देखो, ऐसा नहीं है कि यूएसए ने दूसरे देश में पहली बार इस प्रकार का ऑपरेशन कैरी आउट किया है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, इस्लामिक स्टेट के चीफ बगदादी को यूएसए ने एक ऑपरेशन में मार गिराया था। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑपरेशन चला के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और अल कायदा के ही चीफ जरकावी को भी यूएसए ने अपने एक ऑपरेशन में मार गिराया था। लेकिन देखो, जनरल सुलेमानी की जो किलिंग है वो दो फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये सारे लोग जो थे, ओसामा बिन लादेन, जरकावी, बगदादी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स थे।
मतलब डायरेक्टली किसी स्टेट से ये एसोसिएटेड नहीं थे। जबकि जनरल सुलेमानी जो हैं वो स्टेट एक्टर हैं, वो डायरेक्टली ईरान के साथ एसोसिएटेड हैं। दूसरा, ये सारे जो एक्टर्स थे, बगदादी, ओसामा बिन लादेन, इनकी देखो ऑर्गेनाइजेशन पहले ही खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। मतलब इस्लामिक स्टेट जब पूरा खत्म हो गया था उसके बाद बगदादी को मारा गया। उसी प्रकार से अल कायदा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था अफगानिस्तान से, तब जाके 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा गया। जबकि देखो ऐसा नहीं था, जनरल सुलेमानी अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और वो लगातार ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज कर रहे थे और काफ़ी ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रहे थे दूसरे देशों में ईरान के लिए। मतलब उनका जो बेस्ट था वो अभी बीता नहीं था, वो अपनी बेस्ट फॉर्म में थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, इराक का क्या रिस्पॉन्स है इस किलिंग पर और इराक पर इस किलिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो जाहिर तौर पर कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि दूसरा देश हमारे देश में आकर ऑपरेशन चलाए। अब क्या इंडिया ऐसा चाहेगा यूएसए इंडिया की ज़मीन पर आके ईरान के किसी ऑफिशियल को मारे? नहीं, इंडिया साफ तौर पे ये बोलेगा ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है, हमारी परमिशन लिए बिना आप हमारे देश में इस प्रकार का ऑपरेशन कैसे चला सकते हो। उसी प्रकार से इराक ने यूएसए को बोला है कि भैया आपने हमारी ज़मीन पर ईरान के ऑफिशियल को मार दिया, ये तो हमारी सोवरेनिटी का साफ साफ वायलेशन है। कल को देखो ऐसा हो सकता है इराक जो है वो यूएसए को बोल सकता है कि आप यहाँ से चले जाइए, अभी यूएसए के जो सैनिक मौजूद है इराक में, या फिर यूएसए और उनके अलाइ कंट्रीज़ के जो बेस हैं इराक में, तो इराक के द्वारा बोला जा सकता है यूएसए को कि आप अपने सैनिकों को लेकर यहाँ से चले जाइए और आपके जो बेस हैं वो बंद कर दीजिए। अगर देखो ऐसा होता है तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इराक के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे देखो इराक अभी बिल्कुल हेल्पलेस कंट्री की तरह है, क्योंकि आपको पता है पिछले 3-4 महीनों से यूथ जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे इराक में डेमोक्रेसी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, करप्शन के विरुद्ध, और ऐसी सिचुएशन में ये किलिंग होती है। तो इस किलिंग के बाद इराक की जो सोसाइटी है वो पोलराइज होगी। पोलराइज क्यों होगी? क्योंकि देखो ईरान के द्वारा समर्थन किया जाता है सिया लोगों का, सिया ग्रुप्स का, और बाकी जो सुन्नी ग्रुप्स या फिर सुन्नी हैं वो ईरान के विरुद्ध हैं, वो यूएसए का समर्थन करते हैं ईरान के विरुद्ध। तो इराक में सोसाइटी पोलराइज होगी। जो सुन्नी लोग हैं उनका ये मानना है यूएसए ने जो सुलेमानी और दूसरे लोगों को मारा है वो सही है, जबकि इराक में जो सिया लोग हैं उनको ये लगता है यूएसए ने ये जो किया है वो गलत है। तो इराक जो है वो सिया और सुन्नी के बीच और ज़्यादा बटेगा, और हालात ये भी हो सकते हैं कि जो सीरिया में सिविल वार हुआ वैसा ही सिविल वार या फिर वैसी ही सिचुएशन इराक में भी पैदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस घटना का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा, हमें ऑयल महंगा मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही ये किलिंग हुई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम 4% बढ़ गए, और कुछ एक्सपर्ट्स संभावना ये जता रहे हैं सऊदी अरेबिया में जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है ईरान के द्वारा, या फिर जैसा हमने डिस्कस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोनों सिचुएशंस में इंडिया को नुकसान होगा, या तो इंडिया को तेल मुश्किल से मिलेगा या फिर इंडिया को तेल महंगा मिलेगा। तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ जाएंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा नुकसान इंडिया को ये होगा अगर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी आती है। तो देखो वेस्ट एशिया में ऑलमोस्ट 80 लाख भारतीय मूल के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी की चिंता है इंडिया को। तीसरा देखो ऑलरेडी इंडिया को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था ईरान और यूएसए दोनों देशों के साथ रिलेशंस अच्छा मेंटेन करने में, क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी है। तो इंडिया दोनों में से किसी एक देश को चूज नहीं कर सकता। मतलब यूएसए के कहने पर इंडिया अपने रिलेशंस को पूरी तरह से ईरान के साथ ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया को ईरान की भी आवश्यकता है। छबार पोर्ट को हमने डेवलप किया है ईरान में, अफगानिस्तान में आउटकम को शेप करने में ईरान की कैपेबिलिटी है, तो हम ईरान को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो दोनों के बीच दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंडिया के लिए मुश्किलें और ज़्यादा हैं। एक ही समय पर दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे मेंटेन किए जाएं।
लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो अगर ईरान जवाब देगा तो यूएसए भी चुप नहीं रहेगा। ये टिट फॉर टैट जो होगा, जैसे को तैसा की अप्रोच दोनों देश अपनाएंगे, तो इससे तो वेस्ट एशिया जो हमेशा वोलेटाइल रहता है, इस फ्रेजाइल रीजन में और ज़्यादा वोलेटिलिटी आएगी और ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। तो उम्मीद की जाती है कि गुड सेंस प्रिवेल हो बड़े देशों के बीच और शांति इस्टेब्लिश हो वेस्ट एशिया में। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।